हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। चलिए देखिए, हम लोग अभी तक मैट्रिक्स पार्ट 4 तक वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो मैट्रिक्स पार्ट 5 पे चल रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने किया क्या था, मैट्रिक्स पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिक्स का, और पार्ट 2 में आपको पता होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में ये सब थ्योरी चली आ रही हैं। और मुझे लग रहा है कि आज के वीडियो लेक्चर में लगभग थ्योरी का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे। कल से हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी बुक का शेड्यूल क्या है मैं आपको बता दूं फिर से कि हम लोग 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 डील कर चुके हैं। अब हम डील करेंगे 4.5, 4.6, 4 मिसलेनियस, फिर इसके बाद हम डील करेंगे 3.1 अर्थात तीसरे चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजों को हम लोग डील करेंगे। एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सारे वीडियो जितने भी मेरे यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं सबके डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है। आप वहाँ से टेलीग्राम को टच करके या लिंक को टच करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं 1 जून से टेलीग्राम को प्राइवेट कर दूंगा, फिर कोई बच्चा टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। आगे की प्लानिंग क्या होती है पढ़ाई की, मैं आपको टेलीग्राम या यूट्यूब के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। इसी के साथ जो नए बच्चे जुड़ गए हों या नए बच्चे बीच में जुड़ रहे हों, तो कृपया मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि उन लोगों को स्टडी मटेरियल सही तरीके से प्रोवाइड हो पाए। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शायद आपके पास किताबें भी ना हो, तो मैं सारी किताबों की और सीटों की IIT JEE मेंस की जितनी भी सीटें हैं सब टेलीग्राम में PDF अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप स्टडी मटेरियल उठा लीजिएगा। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हो, ज़रा दूसरी बात क्या सुनना है आपको कि मैट्रिक्स तो आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई नए बच्चा जुड़ रहा है तो पहले डिटरमिनेंट पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, तो डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन वहां पा जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। फिर मैट्रिक्स पढ़ना शुरू करें और जल्दी से जल्दी कवर करें। 3 से 4 दिन में अपना शेड्यूल जो जिन बच्चों का बिगड़ा है तो वो अपना जल्दी से सही कर लें, ताकि रोज का वीडियो रोज पढ़ पाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी सूचना, विनम्र रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंटों से जो मेरी बराबर क्लास पढ़ रहे हैं, वो दूसरे स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करें। हर एक स्टूडेंट लगभग 2 स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि देखिए लॉकडाउन का पीरियड कहाँ तक चलता है किसी को कुछ नहीं पता है। अब ऑनलाइन पढ़ाइयों को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात होती है, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन में ये कॉन्सेप्ट लगभग सब जगह लगता है। जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देखिए आज मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा 100% यूपी बोर्ड में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, जो कि 8 नंबर का होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। CBSE बोर्ड में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का होता है। तो आज के कॉन्सेप्ट से, आज के वीडियो लेक्चर के द्वारा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट 8 नंबर के क्वेश्चन और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट 6 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्टों से कवर होगा। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और फिर चलिए हेडिंग बनाते हैं। सब लोग नोट्स उठाइए, पहले वीडियो रोक के जाके आप नोट्स लाइए, पेन लाइए, बैठ जाइए। ऐसे एकांत जगह में बैठिए ताकि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई हो पाए। ठीक, तो हेडिंग डालना है आव्यूहों का गुणनफल। हेडिंग है आव्यूहों का गुणनफल, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या हेडिंग डालना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, मैंने आपको मल्टी या प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट भी मैंने बताया था, और यहां भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है कि डिटरमिनेंट एक यूनिक वैल्यू देता है, जबकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है रो और कॉलम का। और तो वहां भी अरेंजमेंट, डिटरमिनेंट भी एक अरेंजमेंट है, किंतु डिटरमिनेंट एक्सपेंड होता है, मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होता। अर्थात जिन साइंटिस्टों ने मैट्रिक्स बनाई होगी उनका बहुत मन किया होगा कि मैट्रिक्स अपनी वैल्यू देने लगे, तो इसीलिए किसी ने डिटरमिनेंट बना दिया कि अच्छा तुम मैट्रिक्स वैल्यू दोगे।
इसका मतलब दुनिया के अंदर, गणित की दुनिया में सारे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं, अन्यथा किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। गुणे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो नोट्स बनाने का तरीका सुन लें। जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ चुके हैं या मेरी क्लास पढ़ रहे हैं उनको नोट्स बनाने का तरीका पता हो, या सारे बच्चे एक साथ सुन लें। सबसे पहले मैं बोर्ड में एग्जाम्पल देता हूं, उसको आपको नहीं लिखना, आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे केवल देखना है, सुनना है मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। फिर मैं डिफिनेशन निकालूंगा, फिर बाद में आप एग्जाम्पल दीजिएगा, क्योंकि मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं ना। देखो मैं पहले एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, तो मुझे पहले एग्जाम्पल देना है, आपको उस एग्जाम्पल को लिखना नहीं है, केवल देख लेना है, सुन लेना है। पहले डिफिनेशन लिखोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखोगे जो मैं लिखाऊं, फिर बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या उम्मीद है समझ में आ गया। जैसे मैं एक यहां पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक यहां पे एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैपिटल ए मैट्रिक्स है 3 2 4 2 1 3। चलो इसका ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस 2। और एक मैट्रिक्स मैं बी ले रहा हूं यहां पे 3 1 3 3 1 1 2 3 4 5 1, ये कुछ ऐसा में। इसका क्या है 3 क्रॉस 3। अब जरा दिमाग लगाइए, दो मैंने मैट्रिक्स लिया, नाउ ए बी यहां पे लिखेंगे, नाउ ए बी। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं ए बी याद करता हूं, ए में बी का प्रोडक्ट कर रहा हूं, ए में बी का प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक। तो ए में बी का कैसे प्रोडक्ट होता है उस जरा बात को बहुत सीरियस होकर ध्यान से सुनना है, एकदम से कंसंट्रेशन होकर सुनना है। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन बना रहता है, कक्षा 12 पास हो जाएगा तब भी इसको कंफ्यूजन बना रहता है कि ये मल्टीप्लाई कैसे करना है। और ये मल्टीप्लिकेशन बार बार आपके मैट्रिक्स में आने वाला है, हर सब जगह हर एक क्वेश्चन पे आने वाला है, हर एक क्वेश्चन पे आने वाला है। तो कहाँ तक आप देखेंगे, एक बार सीरियस होकर सुनिए। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताओ जरा। 3 क्रॉस 2। देखो ए में बी को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स ए को भरेंगे, बाद में बी को भरेंगे। बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस 3, ठीक 3 क्रॉस 3। तो पहले बात तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की कोटियां आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहां से बी ए ज्ञात करते हैं, या फिर मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं, बी ए ज्ञात करते हैं। देखना बी को पहले लिख देता हूं, अभी समझाता हूं परेशान। बी को पहले लिख देता हूं, ए को बाद में लिख देता हूं। देखो सुनो, या फिर मैं कोई और एग्जाम्पल उठा लूंगा, घबराना नहीं। बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों की जो मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूं ना, अर्थात पहले आप व्यू की, ये क्या होता है पंक्ति स्तंभ, ऑर्डर क्या होता है पंक्तियों की संख्या पहले, स्तंभों की संख्या बाद में। याद करिए, यहां पे आप कॉन्सेप्ट मिस नहीं कर सकते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है, जिन लोगों को ना पता हो पीछे वाले वीडियो में जाके देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जरा दिमाग लगाइएगा। तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, समझ में आ गया होगा, ये पंक्ति है, स्तंभ है। तो पहले बी लिखे हैं, बाद में लिखे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस दिए गए उदाहरण में यदि मैं ए बी लिखता हूं, ए बी लिखता हूं और बी ए लिखता हूं, जरा इसका ऑर्डर ए का पकड़ना 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। बात समझिएगा, एक बात तो ये सुन लीजिए। फिर यहां पे मैं कंपेयरिंग बात करके बी ए लिखता हूं, बी ए, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और एक ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक। क्या यहाँ पे पास पास की कोटियां बराबर, यहाँ 2 लिखा है 3 लिखा, अर्थात ए बी ज्ञात करना असंभव, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इसका ऑर्डर सेम है, देखो ना जरा, पास पास की कोटियां बराबर हैं, पास पास की कोटियां बराबर हैं, अर्थात पहले का ऑर्डर कितना है 3, बी के स्तंभों की संख्या कितनी है 3 और ए की पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये मिल रहा है। अर्थात इस एग्जाम्पल में ए में बी का गुणा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। अर्थात पहले अवयव को दूसरे अवयव से तब गुणा कर सकते हैं जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इस एग्जाम्पल में ए बी में देखिए, ए में बी को गुणा कर रहा हूं तो ए के स्तंभों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है। अर्थात इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे ए में बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि बी में ए को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी के स्तंभों की संख्या 3 है और ए के स्तंभों की संख्या भी ए के स्तंभों की पंक्तियों की संख्या 3 है। अर्थात बी के स्तंभों की संख्या 3 है और ए के पंक्तियों की संख्या 3 है। तो पास पास की कोटि आपस में क्या है
बराबर है, तो ये गुणा हो जाएगा। अर्थात इस उदाहरण में ए में बी का गुणा नहीं हो सकता, किंतु बी में ए का गुणा हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा नहीं होगा, बात खत्म। अब देखो, जिस दिन बी में ए का गुणा हो जाएगा तो एक मैट्रिक्स बनेगी, और इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, अर्थात ये 3 से 3 मिल गया तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, ये नियम होता है इसका। लेकिन मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आता है, और उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, देखो यहां 3 लिखा, यहां 2 लिखा, इसका आर्डर क्या होगा 3x2। इसका मतलब बी में ए का गुणा हो जाएगा। क्यों गुणा हो जाएगा, क्योंकि बी के पंक्तियों की बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणा हो जाएगा। और जब बी1 जब गुणा होके आएगा तो इसका आर्डर क्या होगा 3x2। अब बात समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल और, कुछ नहीं लिखना भी आपको। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 2 3, समझना, 2 3 1 1 3 2 4 3 1, आर्डर 3x3। एंड बी का मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ, या फिर नीचे ले लेता हूँ, बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी मैट्रिक्स। यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड मैट्रिक्स बी ले रहा हूं, 3 2 1 2 2 4, इसका आर्डर क्या है 3x2। अब जरा दिमाग लगाइए, मैंने एग्जाम्पल उल्टा कर दिया। अब जरा सुने, ए में बी का क्या गुणा हो सकता है, एक आर्डर पकड़ो, रफ कार है, पेंसिल उठाना परीक्षा में, ये 3x2। अब सुनना, पास पास की कोटियां क्या हैं, बराबर है, गुणा हो जाएगा। अर्थात ये पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ए भी मल्टीप्लाई होगा तो एक मैट्रिक्स आएगा, उसका आर्डर क्या होगा, देखो उसका आर्डर क्या होगा 3x2। इसका मतलब कि ए में बी का गुणा कब होगा, जब दोनों अवयवों की पास पास की कोटियां बराबर हों। पास पास की कोटियों का अर्थ है, पास पास की कोटियों का अर्थ है पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अभी कुछ लिखना नहीं है, उदाहरण नहीं लिखना, अभी मैं समझाता हूं। लिखो, लिखे, दिए गए अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पास पास की कोटियां आपस में बराबर हों। लिखो, दिए गए अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पास पास की कोटियां आपस में बराबर हों। फिर आगे लिखेंगे, पास पास के कोटियों का, पास पास की कोटियों का अर्थ है पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, की संख्या के बराबर हो। जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर मैं समझाता हूं। नोट करिए सब लोग, इसको तुरंत नोट करें। सभी स्टूडेंट तुरंत नोट करें। दिए गए अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पास पास की कोटियां आपस में बराबर हो। पास पास की कोटि का अर्थ है पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर।
पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल लिखिए, कैपिटल ए बराबर, लिखना शुरू कर दो सब लोग। कैपिटल ए बराबर 2 3 1 4 1 3 2 4 3 1 एंड बी 3 2 1 2 2 4। ऑर्डर दोनों को भरो, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। चलो एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब देखो ध्यान से सुनना यार, भेजा लगाना, फिर से मैं बता रहा हूं। ए में बी को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो ए का ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 2। तो जब ये पास पास की कोटियां बराबर हो तब मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैं कई बार आपको समझा चुका। अब जरा दिमाग लगाइए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। 3 से 3 मिल रहा है अर्थात ए में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2, अर्थात इसका ऑर्डर मिलने वाला है 3 क्रॉस 2। और इसी एग्जाम्पल में यदि मैं बी ए ज्ञात करूं तो बी का ऑर्डर पहले लिखूंगा 3 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर लिखूंगा 3 क्रॉस 3। तो ये मुझे मना कर देगा कि पहले आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। अर्थात पर्टिकुलर व्यक्तिगत इस उदाहरण में मैं ए बी ज्ञात कर सकता हूं किंतु बी ए ज्ञात नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दिए गए आव्यूहों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पास पास की कोटियां आपस में बराबर हों। पास पास की कोटियों का अर्थ है पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये देखिए, जब मैंने डिब्बा बनाया ना तो ये पास पास की कोटि का मीनिंग आती है। तो ये पास पास की कोटि बराबर नहीं है। पास पास का मतलब पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्तियां। तो इस एग्जाम्पल में ए भी ज्ञात कर सकते हैं किंतु बी ए नहीं ज्ञात कर सकते। एक कॉन्सेप्ट क्या मिला कि मल्टीप्लाई होने के बाद, मल्टीप्लाई कब होता है ये तो पकड़ में आ गया, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो भी पकड़ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट बैठता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, वो मैं बता रहा हूं। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है सुनना, ठीक? सुनिए, नाउ ए बी यहां से ज्ञात करो सब लोग। पहले मैट्रिक्स ए भरो, नाउ ए बी। पहले मैट्रिक्स ए भरे आप लोग 2 3 1 1 3 2 4 3 1, ये भरे। फिर मैट्रिक्स बी भरे, यहां बी भरे 3 2 1 2 2 4। चलो भरो, ठीक। अब आप पहले चेक कर लीजिए अगर आप में क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है। अच्छा सुने, देखो ध्यान से सुनना, कभी गलत नहीं होगा। दूसरे अव्यूह का C1 उठाना, मेरे उंगलियों की तरफ देखो, ऊपर वाली उंगली में 3 लिखा है, बीच में 2, नीचे 1, उंगलियों को ऐसे पलटा देना। अर्थात आप परीक्षा में पेंसिल लेके जाना है और ये C1 को पेंसिल से यहां उतार देना है 3 2 1। C1 समझ में आ गया? C1 को पेंसिल से R1 के ऊपर लिख देना है, अर्थात 3 2 1। ये उंगलियां देखिएगा, ऊपर वाली उंगली में 3 है, बीच में 2 है, नीचे 1 है। उंगलियों को ऐसे पलटाऊंगा तो ये 3 2 1 आ जाएगा, अर्थात C1 को R1 के ऊपर लिख देना। कच्चा काम है, रफ वर्क, पेंसिल से लिखना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक? ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 6, अलजेब्रिक समूह का बीजीय योग 2 + का 2। मैंने प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में भी ये कॉन्सेप्ट दिया था, 1 × 4 4, ठीक? और फिर इसी का गुणा आप R1 R2 R3 के साथ करेंगे तो नया C1 तैयार होगा ए बी का। फिर गुणा करेंगे 3 × 9, 3 × 9 के बाद 6 के बाद फिर प्लस का 3, फिर आप करेंगे 3 2 2 4 प्लस का 1। अब ये अलजेब्रिक सम अभी कर लेंगे। अच्छा सुनिए, फिर सुनिए सब लोग ध्यान से। दूसरे मैट्रिक्स का C1 उठा के R1 के ऊपर रख देना है, फिर इसी का गुणा R1 के साथ करेंगे, R2 के साथ करेंगे, R3 के साथ करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, नया C1 तैयार हो गया। अब क्या करोगे? इसको पेंसिल रबड़ ले जाएगा, रबड़ से मिटा दीजिएगा, इस तेजी से मैंने इस तरह मिटा दिया, आप भी मिटा दीजिएगा परीक्षा में। समझ में आ गया? अब C2 पकड़ो, C2 क्या है? 2 2 4 पेंसिल से लिखना, फिर मल्टीप्लाई करो, 4 धन 2 धन 16, 4 + 2 + 16, नीचे मल्टीप्लाई करो, R2 में मल्टीप्लाई करो, R2 में जल्दी से 6 + 6 + 12, R3 में मल्टीप्लाई करो, R3 में
2 + 4 + 4। ठीक, क्या समझ में आ गया? अर्थात C1 को उठा के R1 में रखना है, R1 के ऊपर लगाना है, R1 R2 R3 में गुणा करना है, C1 कंप्लीट। C2 को उठाना है, R1 के ऊपर लिखना है कच्चा काम, फिर R1 R2 R3 में गुणा करना है, C2 कंप्लीट, और इसको इरेज कर देना है पेपर में। अब इसका अलजेब्रिक सम कर ले, सम करो, इसका समेशन करो जल्दी से। 4 2 6 12, 6 3 9 18, 4 1 5 3 8, और 16 4 20 2 22, 6 6 12 24, 4 4 8 2 10। आर्डर कितना है? आर्डर बताओ कितना है? 3×2। समझ में आ गया? तो ये भर लीजिए। मैंने आर्डर के विषय में चर्चा फिर किया था, जरा देखिए, यहाँ 3 से 3 मिल रहा था, तो जिस दिन प्रोडक्ट करेंगे उस दिन 3×2 की मैट्रिक्स आएगी। तो क्या आपको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? आप इसको नोट कर लें, फिर मैं नोट लिखाऊं, फिर मैं रीमार्क्स कुछ लिखाऊंगा। इन बातों को आप जल्दी से भर लीजिए। हाँ, ठीक। या वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो रोक के। देखो यार, रीमार्क्स लिखेंगे, रीमार्क्स। दिए गए उदाहरण में ए बी ज्ञात कर सकते हैं, किंतु बी ए नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात तो ये लिख लो कि दिए गए उदाहरण में ए बी ज्ञात कर सकते हैं किंतु बी ए नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ए बी ज्ञात कर सकते हैं किंतु बी ए नहीं ज्ञात कर सकते। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं ज्ञात कर सकते। तो जो उदाहरण है, दिए गए उदाहरण जिसको मैंने एग्जाम्पल दिया, तो दिए गए उदाहरण में आप ए बी ज्ञात कर सकते हो किंतु बी ए ज्ञात नहीं कर सकते हो। लिख गया। अगली बात सुने, दूसरे नंबर में लिखना है, यदि ए और बी वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, तब अच्छा इसकी फीलिंग दिला दूं मैं, इसकी फीलिंग दिला देता हूं। 2 2 4 1 किसका ऑर्डर है? 2×2 का। एंड बी एग्जाम्पल दे रहा हूं, बी एग्जाम्पल 1 2 3 -1, ये एग्जाम्पल 2। अच्छा देखो, यहां देखना ध्यान से, एग्जाम्पल है, उधर लिखना है, इधर ये रफ कार्य है सब। ए और बी, देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2×2, इसका ऑर्डर 2×2। पास पास की कोड बराबर हो गई, क्या गुणा हो सकता है? लेकिन गुणा होने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स खुलेगी? 2×2 की। अच्छा बी ए को मैं कर दूं तो ये भी 2×2 है, ये भी 2×2 है, तो फिर ये सेम है, फिर मैट्रिक्स किसकी खुलेगी? 2×2 की। इसका मतलब यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी भी पॉसिबल है, ए में बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बी में ए का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक समझ में आ गया? ए में बी का गुणा कर सकते हैं, बी में ए का गुणा कर सकते हैं, किंतु दोनों का ऑर्डर तो बराबर होगा क्योंकि 2×2 की मैट्रिक्स निकलेगी। यदि दोनों 3×3 3×3 के ऑर्डर होते तो ए में बी का गुणा करूं या बी में ए का गुणा करूं, 3×3 का ऑर्डर आएगा। क्या समझ में आ गया? किंतु ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगी। तो क्या लिखेंगे? यदि ए और बी वर्ग अवयव है तब ए बी तथा बी ए दोनों ज्ञात कर सकते हैं, जबकि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। मैट्रिक्स बराबर नहीं होगी, इतना ध्यान रखना, जबकि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। अब सुनना, हाँ तीसरे नंबर की बात क्या थी? यदि अवयव ए की कोटि 3×1 है, सुनना 3×1 है। यदि अवयव की कोटि 3×1 है और अवयव
बी की कोटि 1x2 है। सुनना, दिमाग लगाना। मैंने क्या लिखा कि 3x1 है, 1x2 है। जरा भरते हैं इधर ए और बी। इसकी मैट्रिक्स क्या है? 3x1, इसकी मैट्रिक्स 1x2। तो क्या पास की कोटियां बराबर हैं? तो ए बी की कोट क्या आएगी? ए बी की कोट क्या आएगी? आप बताइए मुझे, ए बी की कोट क्या आएगी? ए बी की आपकी कोट क्या आने वाली है? ए बी की कोट आने वाली है 3x2। तब ए बी आप बी यू की कोटि देखो 1 से 1 मिल रहा है ना, 3x2 होगी। लिख लें 3x2 होगी, 3x2 होगी। लिख लो, फिर बता रहा हूँ। एक पंक्ति सही, 3x2 होगी। ठीक। लेकिन यदि आप भी ए की कोटि 3x1 है और आप भी बी की कोटि 1x2 है, 1x2 है, कुल मिला के आपको देखना क्या है? जरा ध्यान देखें, ए और बी, इसकी कोटि क्या है? 3x1, इसकी कोटि 1x2 है। तो ये 1 से 1 मिल रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद आर्डर क्या खुलेगा? 3x2 का। ध्यान से सुनिए। अब सुनिए, एक चौथे नंबर की कहानी लिख लेते हैं। चौथे नंबर की बात क्या लिखना? यदि मैट्रिक्स ए का आर्डर 3x3 है, 3x3 है और मैट्रिक्स बी का आर्डर 3x2 है, तब ए बी, देखो चेक करो, ए बी एक आर्डर क्या है? 3x3, इसका आर्डर 3x2, तो ये मिल गया। लेकिन जो ए बी आएगा, ए बी, तब ए बी की कोटि, बताओ ए बी की कोटि क्या होगी? जल्दी बताएं, क्या होगी? 3x2। तब ए बी की कोट 3x2 होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक, नहीं आया समझ में? अच्छा, एक देख लेते हैं। यदि ए की कोटि, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, P क्रॉस Q है, P क्रॉस Q है और P क्रॉस Q है और B की कोट Q, देखो इसको तो Q क्रॉस R है थोड़ी देर के लिए। देखो Q से Q मिल गया ना, तब ए बी की कोट, बोलो क्या होगी? ए बी की कोट P, देखो Q से Q मिल गया ये, तो क्या निकलेगा? P क्रॉस R होगी। ध्यान रखना, P क्रॉस R होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि गुणा कब होना है, गुणा कब कैसे करते हैं। मैंने बताया 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कैसे होंगे। फिर मैंने क्या बताया कि 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होने के बाद क्यों कैसे कब होते हैं, कैसे करते हैं, और गुणा होने के बाद इसका आर्डर क्या निकलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो लिख लीजिए। चलिए अगली हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाते हैं आगे। देखो गुणा बनाइए आगे, लिखना है परिवर्तव्य। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल आएगा यहां से। परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स, पोज मैट्रिक्स बहुत आसान है, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे।
1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। एक तो बात समझ लीजिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कहानी क्या है कि पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देंगे। जरा सुनिएगा। लिखेंगे, बता रहा हूं। किसी भी, लिख लीजिए पहले, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह तभी ज्ञात किया जा सकता है। एक मिनट, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह नहीं, तभी ना लिख, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उस आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है। क्या पकड़ में कहानी आ गई? क्या लिखना है? किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है। तथा हाईलाइट पेन से लिखिएगा, इसको हाईलाइट पेन से लिखिएगा, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा। तथा परिवर्त आव्यूह को, तथा परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। तथा परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है क्या यार? जैसे दिमाग लगाना, जैसे कैपिटल ए, सुनना, एक्स वाई जेड ए बी सी। थोड़ी देर के लिए सुनो, ऑर्डर बताओ इसका, जल्दी ऑर्डर बताओ। ऑर्डर क्या? 3x2 का परिवर्त आव्यूह ए डैश या ए की पावर टी। बताओ क्या होगा, जरा सुनना क्या होगा। पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देना, कॉलम को रो में लिख देना, रो को कॉलम में लिख देना। अर्थात R1 को C1 बना दो, C1 जिस दिन बनाऊंगा तो x ए पिक्चर दिखेगी, ये y b दिखेगा और z c दिखेगा। अर्थात इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 3x2, इसका ऑर्डर 2x3, 2x3। तो क्या समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, कैपिटल ए इक्वल टू, सुनना, एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर, ठीक, ऑर्डर 3x3। अब देखो का परिवर्त आव्यूह, सुनना, का परिवर्त आव्यूह ए डैश आब्लिक ए की पावर टी। एक ही मतलब, आब्लिक का चिन्ह समझ गए ना, या का मतलब ए डैश या ए की पावर टी। देखो यार, जब इसको बदलोगे तो कहानी क्या होगी? अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो ऑर्डर तो स्क्वायर ही दिखेगा, 3x3 दिखेगा, किंतु मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। यहां पे देखिए रेक्टेंगल फॉर्म में है तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। बात समझ आएगी? ये क्या था? ये क्या था? वर्टिकल था, ऊर्ध्वाधर आव्यूह था, तो ये हॉरिजॉन्टल जस्ट उल्टा हो गया। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, किंतु रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए, फिर क्या बैठेगा? एक्स एल पी वाई एम क्यू। कॉन्सेप्ट, R1 को C1 में, ये R2 को C2 में, और ये R3 जो Z N N और ये R, ऑर्डर सेम खुलेगा। तो 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है बोर्ड लेवल का, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना मात्र 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है। आप देख लीजिए परिवर्त आव्यूह। अब इंपॉर्टेंट हेडिंग पे आ जाओ। अब ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। देखो
बोर्ड लेवल पे अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। एक होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स की आगे का स्टेप है, मतलब सीढ़ी है एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके जस्ट आगे की सीढ़ी है इनवर्स मैट्रिक्स। देखिए यदि इनवर्स मैट्रिक्स पूछा तो आपको कोफैक्टर भी यूज करना पड़ेगा, एडजॉइंट भी यूज करना पड़ेगा और इनवर्स भी यूज करना पड़ेगा। तो मैं बारी बारी से समझाता हूं। हेड लिखेंगे सह गुणनखंड अवयव, सह गुणनखंड अवयव, इंग्लिश में कोफैक्टर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर मैट्रिक्स। सुनना, अरे नाम सुने हो कोफैक्टर और माइनर का? एक्सरसाइज एनसीईआरटी 4.4 का कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को माइनर और कोफैक्टर क्लियर ना हो वो यूट्यूब में सर्च करें माइनर और कोफैक्टर, और मेरा आप प्लेलिस्ट पे देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको माइनर कोफैक्टर मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। सुनिए इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी है क्या, मैं आपको विधिवत समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात तो ये सुन लीजिए, दिए गए अवयव का कोफैक्टर मैट्रिक्स या सह गुणनखंड अवयव तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दिया गया अवयव स्क्वायर हो। तो ये इसकी बेसिक नीड है, अर्थात जो मैट्रिक्स दे रखा होगा प्रश्न में, अर्थात आपकी परीक्षा में जो मैट्रिक्स दे रखा होगा और यदि उसका मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछ रहा होगा तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। यदि स्क्वायर नहीं है तो कोफैक्टर नहीं ज्ञात कर सकते। अच्छा, परीक्षा में कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आ गया, इस तरह का डिब्बा आ गया 3x2, अब कहेगा कि कोफैक्टर ज्ञात करना, तो नीचे लिख देना श्रीमान जी स्क्वायर नहीं है इसलिए हम कोफैक्टर नहीं ज्ञात कर सकते। इसका मतलब ऐसे केस आ जाते हैं तो परीक्षा में तो फ्री के नंबर मिल रहे हैं, हमें केवल नोट लगा देना है कि स्क्वायर नहीं है इसलिए कोफैक्टर नहीं ज्ञात हो सकता। यदि स्क्वायर देगा तो कोफैक्टर तो ज्ञात होगा ना, अब कैसे ज्ञात होगा उसको तो निकालना पड़ेगा। तो इसकी बेसिक नीड क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखो, दिए गए, अभी सब समझाता हूं, दिए गए अवयव का सह गुणनखंड अवयव, सह गुणनखंड अवयव, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, तभी ज्ञात किया जा सकता, तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अवयव वर्ग अवयव हो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दिया गया अवयव वर्ग अवयव हो तभी कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। तथा, हाईलाइट पेन से इसको लिखें, तथा कोफैक्टर मैट्रिक्स को इस तरह कैपिटल AIJ से व्यक्त करते हैं। देखो, क्लोज ब्रैकेट लगाओ, अवयव का साइन लगाओ, उसके अंदर कैपिटल AIJ लिखेगा, स्मॉल AIJ नहीं, कैपिटल AIJ। याद करिए, मैंने माइनर को कैपिटल M से शो किया था डिटरमिनेंट में, और कोफैक्टर को कैपिटल S, इसलिए कोफैक्टर है। इसका आर्डर 100% स्क्वायर होना चाहिए, AIJ से व्यक्त करते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसको AIJ से व्यक्त करते हैं। देखो यार, ये कहानी है क्या, सुनना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कैपिटल A, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 2 4 3 5 का कोफैक्टर मैट्रिक्स या सह गुणनखंड अवयव ज्ञात करें। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक मैं एग्जाम्पल 3x3 के ऑर्डर में दूंगा और एक एग्जाम्पल में 2x2 के में दूंगा। 4x4 यदि रियर केस में आता है तो उसको मैं भी डील कराऊंगा न्यूमेरिकल पोर्शन पे, लेकिन बोर्ड लेवल पे ज्यादातर 3x3 आता है, किंतु 2x2 भी आए तो घबराना नहीं है। अच्छा, ध्यान से सुनना।
इसमें कितने एलिमेंट हैं? ऑर्डर इसका क्या है? 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट होते हैं? 4। 3 क्रॉस 3 में 9, 4 क्रॉस 4 में 16, m क्रॉस n में mn एलिमेंट होते हैं। मैंने ऐसा भी जिक्र किया था थ्योरी पे, तो कृपया मेरी थ्योरी को बहुत सीरियस होकर पढ़े, बहुत सीरियस होकर। इसीलिए देखिए मैं कितना धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, समझा पढ़ा रहा हूँ। नहीं 1 घंटा की वीडियो में पता चले पूरी मैट्रिक्स खत्म कर दूँ, लेकिन नहीं खत्म कर रहा हूँ, बहुत आराम आराम पढ़ा रहा हूँ। अब सुनिए, ठीक। तो इसको aij से रिप्रेजेंट करना है। अभी लोग लिखेंगे नहीं, शांत रहेंगे और इसके अंदर को फैक्टर भर देंगे। बताओ ये किसकी प्लेस है? A11 की। किसकी प्लेस है? A11 की। तो A11 का को फैक्टर क्या होता है? कैपिटल A11, ठीक। A12 का कैपिटल A12 याद करिए, माइनर और को फैक्टर में, याद है आपको। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, ये किसकी प्लेस है? A21 की। A21 की तो कैपिटल A21 इसका को फैक्टर हो गया। ये A22। अब इनको कैसे भरते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। अभी सुन लीजिए, बाद में नोट करिएगा। इसके बाद की कहानी मैं इधर लिख रहा हूं, aij इधर लिख रहा हूं, ठीक। याद करो थोड़ा सा। A11 का मतलब क्या होता है? A11 का मतलब होता है रफकार। A11 का मतलब को फैक्टर का साइन लगाओगे -1 की पावर 1 +1, ये साइन लग गया और माइनर भर देते हैं। यही तो कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर क्या होता है? जिस एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करना हो उसका माइनर निकाल लो और पीछे का चिन्ह लगा दो। चिन्ह में मैंने क्या ट्रिक दिया था कि 11 है तो 11 का मतलब 1 धन 1 सम संख्या। यदि i और j जोड़ने पर सम हो रहा हो तो चिन्ह प्लस और माइनस। देखिए यहां चिन्ह तो प्लस आएगा तो यहां का चिन्ह तो प्लस हो गया। A11 का चिन्ह ये प्लस खुल गया, जरा दिमाग लगाओ, ये प्लस चिन्ह खुल गया। ये रफ कार्य है, उधर आप लिखिएगा। फिर A11 का संगत अवयव 2 है। 2 के साथ लगी हुई पंक्ति लगा हुआ स्तंभ हट गया, 5 बचा। तो ये मार्ट नहीं है, डिटरमेंट 5 है। डिटरमेंट 5 है। क्या समझ में आ गया? अब जरा ध्यान सुनिए। A12 का चिन्ह पकड़ो, 12 का जल्दी से, 2 1 3 माइनस 12 का संगत अवयव 3 है संगत अवयव। तो इस 3 के साथ लगी हुई पंक्ति लगा हुआ स्तंभ हटा, 4 बचा। तो यहां 1 4 ये डिटरमेंट है, क्योंकि माइनर है ना, माइनर डिटरमेंट होता है, डिटरमेंट है, आपको पता होगा। फिर 21 2 1 3 चिन्ह माइनस आएगा। इसका माइनर क्या होगा जरा सुनो, ये है, इसके साथ लगा हुआ स्तंभ लगी हुई पंक्ति हटी, 3 आया तो ये 3 भर गया। फिर 22 का चिन्ह प्लस होता है, फिर ये माइनर भरूंगा तो इसके साथ का जब मैं माइनर भरूंगा जिसे उपसारणिक बोलते हैं तो ये पंक्ति ये स्तंभ गोल हुआ, 2 आया, ठीक। फिर इसके बाद मैं इसको हल करूंगा, aij वैल्यू कितनी आ गई जरा सुन। मार्ट नहीं है, डिटरमेंट है। सपोज दैट निगेटिव होता तो निगेटिव ही खुलता, वैल्यू +5, ये -4 -3 +2। हाँ तो ये एग्जाम्पल उतार ले। फिर मैं 3/3 के आर्डर पे चलता हूँ, 3/3 के आर्डर पे चलता हूँ। सब लोग ये जल्दी से एग्जाम्पल उतार ले। सब लोग इस एग्जाम्पल को जल्दी से नोट कर ले या वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है सुनना। 2 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 1 2 2 3 का कोफैक्टर मैट्रिक्स गुणनखंड आव्यूह ज्ञात करो। सगुणनखंड आव्यूह ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखें क्वेश्चन। तो यार कुछ नहीं है, मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स गलत होता है परीक्षाओं पे, तो कंसंट्रेशन जरूरी है। बाकी कोफैक्टर मैट्रिक्स और टेक्स्ट पे कुछ नहीं, बिल्कुल इससे सरल कोई चैप्टर नहीं। तो क्वेश्चन आप तब तक नोट कर लें, जल्दी से मैं स्याही लगा दूं इस पे। नोट करिए, क्वेश्चन तुरंत बताएं।
देख आप ये बताइए कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, तो 9 कोफैक्टर बनेंगे अंदर। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ए आई जे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होगा आपके पास A11 A12 A13 कैपिटल लेटर में लिखते हैं क्योंकि कोफैक्टर है, इसीलिए यहाँ डिनोशन कैपिटल लेटर में है क्योंकि कोफैक्टर है। ध्यान से सुन लेना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अब इसको कैसे भरेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं है नया, आप पढ़ चुके हैं इसको। A11 A12 ये सब कोफैक्टर निकालना तो आप पढ़ चुके हैं ना। अब कोफैक्टर को मैट्रिक्स के अंदर डाल देना है तो क्या घबराने की जरूरत है। अच्छा देखिए ध्यान से सुनना, ये AIJ, थोड़ा सीरियस रहेंगे बिल्कुल। देखो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है साइन प्लस माइनर। माइनर क्या होता है, डिटरमिनेंट होती है। तो A11 का साइन होगा प्लस और ये इसका माइनर में भरूंगा, फिर A12 का साइन होगा माइनस, फिर इसका माइनर भरा जाएगा। माइनर का मतलब एक सारणिक भरी जाएगी, उप सारणिक। अब समझिएगा, A13 का चिन्ह 3 1 4, अर्थात इन दोनों को जोड़ने से सम आए तो चिन्ह प्लस, विषम आए तो माइनस। 3 1 4 चिन्ह फिर प्लस और फिर एक मैं माइनर दूंगा और ये मैं इसको कैलकुलेट करूंगा कहीं ना कहीं। फिर सुनिए, A21 का चिन्ह माइनस, चलो माइनस भर दो भैया, ये माइनस। 22 का चिन्ह प्लस, 22 का चिन्ह प्लस आ गया। ठीक, 23 का चिन्ह 3 2 5 माइनस, बिल्कुल एक के नीचे एक भरिएगा एकदम से। 31 3 1 4 प्लस, 3 1 4 प्लस आ गया। अब सुने, फिर इसको देखेंगे, 32 3 2 5 माइनस आ गया, डिटरमिनेंट के नीचे डिटरमिनेंट, 3 3 6 फिर प्लस आ गया, फिर ये आ गया। अब इसको भरना कैसे है ये जरा ध्यान से सुनिए। देखो इनको फिल कैसे करेंगे, माइनर कैसे फिल करते हैं आपको पता होगा। इस एलिमेंट का माइनर लेना है मुझे, इस एलिमेंट का। पहले मैं A11 A12 A13 का, इसको ये 11 12 13 है। ठीक, A11 का संगत अवयव क्या है, A11 का संगत अवयव क्या है, 1। 1 के साथ लगी हुई पंक्ति हटा दो, सॉरी लगा हुआ कॉलम हटा दो। तो आप क्या करेंगे, जब A11, मेरी बातों को सुने, जब A11 A12 A13 भरना हो तो परीक्षा में पहली रो के ऊपर आप पटरी रख दीजिएगा। ठीक, पहली रो के ऊपर आप पटरी रख दीजिएगा। पहला कॉलम उठा के A11 भर लो, दूसरा कॉलम उड़ा के पहला कॉलम डिलीट करके A11 भर लो। पहला कॉलम डिलीट हुआ तो कितना है, 5 1 2 3, कितना है 5 1 5 1 2 3। दूसरा कॉलम डिलीट हुआ तो 2 3 2 3, कितना है 2 3 2 3, कितना है 2 3 2 3। फिर तीसरा कॉलम डिलीट होगा तो कितना आएगा, 2 3 5 1 आ गया, 2 3 5 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना फिर से। अब क्या करेंगे, जब A21 A22 A23 भरना हो तो पटरी उठा के दूसरे रो में रख दीजिएगा, दूसरी रो को छुपा लीजिएगा और C1 को उड़ा देंगे तो A21 भर जाएगा। A21 कैसे भरेगा, C1 उड़ गया, 4 1 2 3, 4 1 2 3, समझ पा रहे हो, 4 1 2 3। ये देखिए छुपा लिया मैंने। C2 उड़ाइए जरा C2 उड़ाइए, C2 उड़ाएंगे तो क्या आएगा, 1 3 1 3 2 3। C3 उड़ाइए, C3 उड़ेगा तो 1 3 4 1 1 3 4 1। हाँ, अब आप A31 A32 A33 को भरने के लिए आप क्या करेंगे, A31 A32 A33 को भरने के लिए आप R3 को छुपाना शुरू करोगे। जब R3 को छुपाना शुरू करोगे तो C1 को जब डिलीट कर दोगे तो A31 भर जाएगा, 4 5 2 2 4 5 2 2। C2 को डिलीट करोगे तो A32 भर जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2। और ये जब C3 को डिलीट करोगे, C3 को बात समझ में आ गई, ये C3 को डिलीट करोगे तो क्या आएगा, 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ये A11 A12 A13 को भरने के लिए सबसे पहले आप चिन्ह कैसे लगाओगे, 11 का चिन्ह प्लस, 12 का माइनस और 13 का 3 1 4 फिर प्लस। इनको भरने के लिए आप R1 को छुपा लोगे, C1 हटा दोगे, इसमें अब C1 हटाओगे तो A11 भर जाएगा, C2 हटाओगे 12 भर जाएगा, C3 हटाओगे 13 भर जाएगा। फिर A21 A22 A23 को भरने के लिए आप R2 छुपा लो, C1 हटा दो तो A21 भर गया, C2 हटा दो A22 भर गया, C3 हटा दो A23 भर गया। फिर A31 A32 A33 को भरने के लिए R3 छुपा लोगे, समझ में आ रहा।
फिर C1 हटाओगे तो A 31 भर जाएगा, C2 हटाओगे A 32 भर जाएगा, C3 हटाओगे A 33 भर जाएगा। अब रही बात कैलकुलेट करने की, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। जल्दी से नोट करें इसको, सब लोग इसको नोट करें, फिर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ। वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, उल्टा सीधा ना लिख देना। AIJ इक्वल टू, चलो पीछे के जिन प्लस है, 5 थे 15, 15 में 2 गए 13, ठीक। ये चिन्ह माइनस है, मैं रफ कार कर रहा हूँ, चिन्ह पीछे का माइनस है, 3 दूना 6 और -6, 0 लग गया, -0 नहीं भरेंगे। हाँ, इसका कैलकुलेशन देखिएगा, पीछे के चिन्ह प्लस है, इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बात वही है यार, को फैक्टर ज्ञात करते थे, पीछे चिन्ह लगा देते थे, माइनर भर देते थे, तो मैंने डिटरमिनेंट के अंदर डाल दिया है। घबरा रहे हो फर्जी, अब मुझे परेशान कर रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो। 2 माइनस का 5 थे 15, वैल्यू कितनी आई, -13, -13। कैलकुलेशन पे यार देख लिया करो, कभी कभी कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो जाता है यार, क्योंकि अकेले रहता हूँ, कंसंट्रेशन अच्छा रहता नहीं है, आप लोग हैं नहीं मेरे साथ। ये वैल्यू कितनी आई, 4 3 12, वैल्यू 12 -2, तो 12 में 2 घटे कितना आया, 12 में 2 घटे 10 आया, 10 माइनस का 10 लग गया, तो वैल्यू तो माइनस का 10 लग गई। फिर इसके बाद यहां देखना, यहां वैल्यू ये देखिए वैल्यू प्लस है, यहां साइन प्लस है, 3 -6 वैल्यू -3। इस पे आ जाते हैं, कैलकुलेट करना है आपको। साइन 1 प्रिंसिपल डायगोनल 1 माइनस का ये 1 माइनस का 4 दीवार, इसीलिए मैंने पहले आपको डिटरमिनेंट डील कराई ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर कितना आ रहा है, -11 और माइनस माइनस प्लस 11, प्लस का 11 बैठ गया। अब देखो आगे बताऊं, इसको हल करते हैं। प्लस 4 दूना 8 माइनस का 5 दूना 10, 8 माइनस 10 -2 बैठ गया। इसकी बारी आती है, इसकी 2 -4 -2 + 2, ठीक। फिर प्लस ये देखना 5 -8 वैल्यू माइनस का 3 आ गए, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा देखिए, यदि इसी मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज कर दूं तो एडजॉइंट बन जाएगा, सेकंड जब भी हो जाएगा। तो जस्ट अगली हेडिंग है, जस्ट अगली हेडिंग, इसके एक कदम में यदि ट्रांसपोज कर दूं, मैं भी एक एग्जांपल दे दूंगा फिर से आपको। चलिए हेडिंग बनाइए, अगली सब लोग हेडिंग बनाएंगे। सह खंडज सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एडजॉइंट मैट्रिक्स देखो यार, ये समझ लो कि कुछ नहीं करना है, जरा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल सरल है। यदि आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी आती है तो उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना है। अर्थात यदि मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में डाल दूं, इसका मतलब जस्ट अगली कहानी है। एआईजे निकालिए और एआईजे को ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका मतलब एआईजे कब निकलता है मुझे बताओ, जब वर्ग अव्यय होता है। तो इसकी बेसिक नीड क्या हुई, दिए गए अव्यय का सेकंडज अव्यय तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वर्ग अव्यय हो, तथा सेकंडज अव्यय ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स सह गुणनखंड अव्यय तथा इसके पश्चात परिवर्त कर देंगे। चलो लिखिए, मैं बता रहा हूं, लिखेंगे दिए गए अव्यय का सहखंडज या सहखंडज अव्यय तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अव्यय वर्ग अव्यय। पहले तो इसकी बेसिक नीड ये होगी, वर्ग अव्यय हो, ठीक, अव्यय हो। इसकी बेसिक नीड ये है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात तभी होगा जब ये
स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो एडजॉइंट कभी ज्ञात ही नहीं होगा। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भैया एडजॉइंट इसका ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसका जब एडजॉइंट ज्ञात हो जाएगा तो इसका अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है, दिए गए आव्यूह का सह गुणनखंड मतलब कोफैक्टर, सह गुणनखंड आव्यूह मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात सह गुणनखंड आव्यूह को परिवर्त कर दिया जाता है, परिवर्त कर दिया जाता है। समझ में आ गया? देखो मैंने क्या लिखाया है, देखिए पहले इसकी बेसिक नीड क्या है, बिल्कुल नहीं घबराना। आपसे कोफैक्टर बनता है तो घबराने की क्या जरूरत है, जरा सुनिए क्या लिखा है। दिए गए आव्यूह का सेकंडज आव्यूह, सेकंडज आव्यूह का मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया वर्ग आव्यूह। इसकी बेसिक नीड हो गई। फिर अगली कहानी क्या है कि दिए गए आव्यूह का जब भी एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो सह गुणनखंड आव्यूह ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात सह गुणनखंड आव्यूह को परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त भी मैंने तो आज की क्लास में बताया। परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि रो को कॉलम में डाल दो, कॉलम को रो में डाल दो। इसका मतलब क्या है, जो पीछे वाले हेडिंग में पढ़े हैं उसका जस्ट एक लाइन बढ़ा देना है, अर्थात ए आई जे को ट्रांसपोज कर देना है। तो इसका मतलब इसी में आगे लिख लीजिएगा हाईलाइट पेन से, तथा सैखंडज आव्यूह को, सैखंडज आव्यूह को देखो ऐसे लिखता, हाईलाइट पेन से लिखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से एडीजे डॉट ए लिखते हैं, स्मॉल लेटर में ए लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। और पढ़ते क्या? एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। ए आई जे क्या है? कोफैक्टर। इसकी मतलब फीलिंग ये होगी। अभी मैं इसका उदाहरण देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, ये एडजॉइंट का संकेत है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट करने के लिए कोफैक्टर बनाओ, जो कोफैक्टर आए उसको ट्रांसपोज कर दो, अर्थात ट्रांसपोज का मतलब समझ में आ गया होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। तो वीडियो रोकिए 1 मिनट के लिए और तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक, एक एग्जाम्पल देता हूं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कैपिटल ए इक्वल टू 142221321 का सैखंडज आव्यूह ज्ञात करें। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करें। देखो पहली नीड आप देखिए क्या है, मैट्रिक्स गिवन है। कौन सी मैट्रिक्स गिवन है? 3x3 का ऑर्डर। जो जब 3x3 का ऑर्डर गिवन है तो मैट्रिक्स एडजॉइंट पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल है तो ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे? दिए गए आव्यूह का कोफैक्टर मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो सह गुणनखंड आव्यूह, सह गुणनखंड आव्यूह। फिर सुनिए, ध्यान से सुनना। सह गुणनखंड आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आई जे 3x3 का ऑर्डर है तो इसके अंदर कोफैक्टर भरता हूँ। A11 याद आया, A12, A13, ठीक। फिर A21,
A22, A23, A31, A32, A33। चलिए लगाइए। ये कोफैक्टर कैसे भरते हैं, पीछे का चिन्ह और माइनर, आपको पता है। A11 का चिन्ह, फिर इसके बाद की कहानी मैं इधर लिख रहा हूँ AIJ, ठीक, AIJ। इसके बाद की कहानी इधर लिखूंगा 11 का चिन्ह प्लस होगा, आपको पता है। ये माइनर भरूंगा ना इसके अंदर। 12 का चिन्ह 2 1 3 विषम माइनस होगा। 13 का चिन्ह 3 1 4 प्लस होगा। 21 पे आ जाओ, 21 2 1 3 चिन्ह माइनस होगा। 2 2 4 चिन्ह प्लस होगा। ये सारणिक बनती है ना, उप सारणिक जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में माइनर पढ़ते हैं। ये माइनर और कोफैक्टर दोनों पढ़ चुके हैं आप। तो कोफैक्टर क्या होता है, चिन्ह और माइनर। तो चिन्ह और माइनर का मतलब सारणिक, मैं सारणिक बना रहा हूं, माइनर भर दूंगा सबके अभी। और 2 1 3 माइनस, क्या समझ पा रहे हो। फिर 3 1 4 फिर प्लस आ गया। 3 2 5 माइनस आ गया। 3 3 6 फिर प्लस आ गया। चलो जल्दी से बनाओ इसको। अब इसको भरना फिर से एक बार सीख लें। A11, A12, A13 ये कोफैक्टर हैं, सहगुणनखंड हैं। तो सहगुणनखंड क्या होता है, आपको पता होता है, चिन्ह प्लस उपसारणिक। चिन्ह पीछे से चिन्ह का मल्टीप्लाई या उपसारणिक। उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे कि जिस अवयव की उपसारणिक बनाना हो उसके साथ लगी हुई पंक्ति लगा हुआ स्तंभ हट जाता है। अर्थात A11, A12, A13 लिखने के लिए मैं R1 को छुपा लूंगा। इस तरह आप परीक्षा में पटरी या पेन रख दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होता। अब R1 को माइंड से डिलीट करो और A11 भरो। 2 1 2 1 क्या आया, 2 1 2 1। सुनना, R2 को डिलीट करोगे तो A12 भर जाएगा। 4 2 2 1 क्या रहा, 4 2 2 1। फिर अब सुनिए, अब C3 को डिलीट करोगे, C3 को डिलीट करोगे तो A13 भर जाएगा। क्या होगा, 4 2 2 1। कितना रहा, 4 2 2 1। देखो A21, A22, A23 भरने के लिए इसको छुपा लोगे। जब इसको छुपाओगे, पहला C1 डिलीट कर दोगे तो A21 भर जाएगा। क्या भरेगा, 2 1 3 1 भरो। 2 1 3 1। क्या समझ में आ रहा। C2 को जरा डिलीट करो, C2 को, तो क्या होगा, 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1। अब देखिए C3 को जरा डिलीट करो, ये C3 को डिलीट करो, C3 को, तो 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अब ये A31, A32, A33 की बारी आती है। C1 डिलीट मारो, C1 2 2 3 2 2 2 3 2। क्या समझ में आ गया। C2 को डिलीट मारो, 1 4 3 2 1 4 3 2। हाँ, C3 को डिलीट मारो तो 1 4 2 2 1 4 2 2। तो ये भरने का तरीका हो गया। हाँ, इतना नोट करें क्योंकि जगह का अभाव है। इतना बोर्ड, बड़ा बोर्ड है, तब भी जगह छोटी पड़ रही है। देखो इसका कैलकुलेशन करना है, आप लोग कैलकुलेशन कराइए।